तो जिम्मेदारी की शक्ति, वास्तव में ये जो जिम्मेदारी नाम का जो शब्द है तो बड़ा छोटा सा शब्द जिम्मेदारी, लेकिन है बहुत बड़ा, इसके मायने बहुत बड़े हैं। यानी यूं कहें कि इस एक शब्द का, इस छोटे से शब्द का जो अर्थ है वो धरती से लेकर आसमान तक है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी इस शब्द के अर्थ को कभी भी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। इसको मेरे जैसा व्यक्ति या कोई भी अपने आप को बहुत कुछ बोलने वाला स्पीकर भी इसके सारे अर्थ को नहीं बता सकता। ये एक बहुत बड़ा शब्द है। और हमारे बिजनेस में जब हम अपने बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे बिजनेस में एक प्रमुख काम है, एक मेन काम है, जिससे कि हमारा बिजनेस ग्रो करता है, स्पॉन्सरिंग। यानी पूरा का पूरा खेल ही हमारे बिजनेस में स्पॉन्सरिंग का है, नेटवर्क बनाने का है, टीम बनाने का है, जोड़ने का है लोगों को। और ये जो स्पॉन्सरिंग शब्द है ना, ये शब्द भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बना है। स्पॉन्सरिंग नाम का जो शब्द है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आया है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। जब हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। जिस तरीके से आपके घर में जब एक नया बेबी आता है, नया बच्चा आता है जब आपके घर में, तो इसका मतलब क्या है? किसी कपल को सॉरी जस्ट ए मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जब कोई नया बच्चा आपके घर में आता है, जब किसी कपल को एक नया बेबी होता है, नया आता है, तो वो क्या होता है? एक नए बच्चे का मतलब एक नई जिम्मेदारी, उसका पालन, उसका पोषण, उसका देखभाल, उसकी केयरनेस, उसकी पढ़ाई लिखाई से लेके उसको जो भी कुछ आप बनाना चाहते हैं वो सब वो जिम्मेदारी है। उस नए कपल की उस नए बेबी के प्रति जिम्मेदारी है। तो ठीक इसी तरीके से जब हमारी टीम में नए लोग ज्वाइन करते हैं, नए मेंबर्स आते हैं, नए कंसल्टेंट जुड़ते हैं, हमारी टीम में कोई हमारी नई लेग खुलती है, तो इसका मतलब है कि नई लेग मतलब नई जिम्मेदारी। वो भी बिल्कुल उस नए न्यू बॉर्न बेबी की तरह होती है, उसका भी हमें वैसे ही केयर करना है जिस तरीके से हम नए पैदा हुए बच्चे की करते हैं। उस नए पैदा हुए बच्चे को बिल्कुल नहीं पता होता है कि उसे क्या चाहिए। हम उसका वाई क्लियर करवाते हैं कि तुम्हें ये चीजें मिलेंगी। और मजे की बात यह है कि हमें पता है कि उसको क्या चाहिए। जिस तरीके से मदर फादर को पता होता है, पेरेंट्स को पता होता है कि इस न्यू बॉर्न बेबी को क्या चाहिए। इसकी मालिश समय समय पे होनी चाहिए, इसको दूध चाहिए समय समय पे। कोई दिक्कत है? आ रहा है ऑडियो वीडियो सही है? बिल्कुल सर, सारी चीजें सही हैं, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरीके से उस नए बेबी को नहीं पता है कि उसे क्या क्या चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को पता है कब इसकी मालिश करनी है, कब इसको दूध पिलाना है, कब इसकी सफाई करनी है, इसकी क्या जरूरतें हैं और उसे कब कब पूरा करना है उस पेरेंट्स को। ठीक उसी तरीके से एक जिम्मेदार लीडर को, स्पॉन्सर कराने वाले को ये पता होना चाहिए कि जो एक नया बेबी हमारे परिवार में आया है, इसको क्या क्या जरूरतें हैं। इसको डेमो की जरूरत है, इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, इसको मीटिंग की जरूरत है, इसको लिस्ट बनवाने की जरूरत है, इसको इसका वाई क्लियर करने की जरूरत है। जो भी चीजें हैं वो उसको समय समय पे देते रहना चाहिए, जैसे कि नए पेरेंट्स देते हैं अपने बेबी को। और मजे की बात यह है कि जिस तरीके से नया बेबी रोता रहता है, मालिश के समय रोता है, दूध पीने के लिए नहीं पीने के लिए रोता है, कपड़े नहीं पहनना चाहता, हाथ पैर मारता है, विरोध करता है, ठीक उसी तरीके से हमारा नया कंसल्टेंट भी करता है। हमारा नया कंसल्टेंट भी उतना मीटिंग में नहीं आना चाहता, बहाने करेगा, झूठ बोलेगा, लिस्ट नहीं बनाएगा, प्रोडक्ट में कमियां नहीं, क्योंकि वो तो अपनी पूरी जो जिंदगी वो जी रहा है उस तरीके से जीना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से पेरेंट्स उस नए बेबी के रोने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हैं, उसकी मालिश जबरदस्ती करते हैं, चाहे भले ही वो रोता रहे, उसको दूध जबरदस्ती पिलाते हैं, भले ही वो उल्टी करता रहे। ठीक उसी तरीके से जो स्पॉन्सर है, जो स्पॉन्सर करने वाला है, जो जिम्मेदार लीडर है, वो अपने नए मेंबर को, अपने परिवार में शामिल होने वाले नए कंसल्टेंट का लिस्ट बनवाना, उसके जितना आप ज्वाइनिंग कराने के लिए पीछे पड़ते हैं, ज्वाइनिंग कराने के बाद भी उतना पीछे पड़िए। जितना आप उसका फॉलो अप करते हैं कि हमारे टीम में वो जुड़ जाए, वो जुड़ने के बाद भी उतना ही फॉलो अप करिए कि वो लिस्ट बना ले, वो अपने घर पे होम मीटिंग रख ले, वो प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर ले। और ये भी जो भी प्रोसेस है, धीरे धीरे जब वो बेबी बड़ा हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि नहीं, मुझे खाना चाहिए, मुझे पहनना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक उसी तरीके से आपका भी नया कंसल्टेंट, चाहे वो आईएएस से क्यों ना हो, उसके भी अपने वही बहाने हैं इस फील्ड में आने के बाद। ये नहीं कि वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत योग्य आदमी है, बहुत क्वालिफाइड आदमी है, तो वो इसमें आते ही सब समझ जाएगा।
एक क्वालिफाइड आदमी भी जब इस सिस्टम में आता है तो उसके लिए नया बच्चा ही होता है, और वो भी वही बहाने करता है जो आम आदमी करता है। तो उसके साथ वही प्रक्रिया करनी है जो एक पेरेंट्स के करते हैं। दोस्तों, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है, और जिम्मेदारी एक एहसास होता है। जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। जिम्मेदारी देने और जिम्मेदारी लेने का क्या मतलब होता है? जब हम कोई काम स्वयं आगे बढ़ के करते हैं, जैसे हम लोग जब मीटिंग में जाते थे, मैं अपने शुरुआती दिनों में, अभी भी बात कर रहा हूं, अभी भी हम लोग ऐसा करते हैं, और हाल का सेटअप बनाना होता है तो 1 घंटे पहले पहुंच के कुर्सियां ठीक करना, स्टेज बनवाना, स्लाइड लगाना, बोर्ड लगाना, ये सब काम खुद करते थे। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो आ तो जाते थे लेकिन वो बैठे रहते थे। तो इसको कहते हैं जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी देना। जब आपको जिम्मेदारी दी जाए तो वो बोझ बन जाती है, और जब आप खुद आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेते हैं तो वो जिम्मेदारी आपकी शक्ति बनती है, आपकी ताकत बनती है। जब आप खुद से, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब हम लोग बिल्कुल नए नए ज्वाइन किए थे इस बिजनेस में, और एक बड़े लीडर का हम लोगों ने सेमिनार करवाया था, और पांडे जी एंड टीम का वो पहला सेमिनार था बनारस में, पहला सेमिनार था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। और जो हमारे पुराने मित्र होंगे जो आज देख रहे होंगे उनको भी पता होगा वो चीजें। पहला सेमिनार था, उस समय बनारस में जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता था तो एंकरिंग करने की जिम्मेदारी इलाहाबाद के लीडर लेते थे। इलाहाबाद से लीडर्स आते थे, वो एंकरिंग करते थे, वो प्रेजेंटेशन देते थे, और वो सारा काम करके जाते थे। बनारस वाले केवल मूक दर्शक बन के बैठे रहते थे, कार्यक्रम को देखते थे। तो जब वो दिन आया, उस सेमिनार का दिन आया, और बनारस से वो लीडर भी आए, इलाहाबाद से वो लीडर भी आए जिनको एंकरिंग करनी थी, उस कार्यक्रम का संचालन करना था। हम लोगों ने पूरी ताकत लगा के, टीम जुटा के, टिकट खुद खरीद के, पैसे लगा के वो पहला सेमिनार बनारस का हम लोगों ने आयोजित किया था। और वो जो इलाहाबाद के लीडर जिनको एंकरिंग करनी थी उस प्रोग्राम की, वो आते ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरा गला खराब है और मैं इस कार्यक्रम को नहीं कर सकता। अब हम लोग को तो जैसे काटो तो खून नहीं, पांडे जी को तो चेहरे पे एकदम हवाई उड़ते, तो सोचे कि होगा क्या। हम लोगों ने ये तकरीबन 400 लोगों को जुटा रखा था, 400-450 लोगों को, 500 लोगों को जुटा रखा था, हाल पूरा भरा हुआ था। हम लोग जोश में थे कि पहला सेमिनार कराने जा रहे हैं बनारस में, मजा आ जाएगा, ये है वो है, दुनिया सारी चीजें। और वो आते ही बोल रहे कि हम तो नहीं करेंगे। अब समस्या कि अब करे कौन, होगा कैसे। हम लोग उनके आगे रिक्वेस्ट करने लगे, हाथ जोड़ने लगे कि नहीं सर आप करिए, सर प्रोग्राम खराब है, नहीं हम करेंगे नहीं, हमारा गला खराब है, हमसे बोला नहीं जा रहा, मैं करूंगा नहीं। पांडे जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला चढ़ जा, आज किसी न किसी दिन तो स्टेज पे चढ़ना ही है ना। पांडे जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझसे बोला कि किसी न किसी दिन स्टेज पे चढ़ा ही नहीं ना, तो आज क्यों नहीं, चढ़ जा, आज से शुरू कर। और दोस्तों मैं बताऊं कि उस समय मैं, जैसे आज के डेट में डायरेक्टर होते हैं ना, उस समय सिल्वर, उस प्लान में सिल्वर होते थे, मैं सिल्वर भी नहीं था, मैं 18% था उस समय। और मैं बिना किसी तैयारी के, और मैं स्टेज पे गया, मतलब मैंने उस पूरे कार्यक्रम को एंकर किया, एंकरिंग की उस कार्यक्रम की, और आप लोगों की दुआ से, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो कहने का मतलब होता है कि एक जिम्मेदारी देना होता है और एक जिम्मेदारी लेना होता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, प्रॉब्लम कब होती है, जब कुछ लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। हमारे बिजनेस में 2 तरह की प्रॉब्लम है, हमारे बिजनेस में 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। एक जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, जेन्युइन प्रॉब्लम जैसे लोगों का ना बोलना, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, जो नेचुरल प्रॉब्लम है इस बिजनेस की, वो तो होगी और उसको होना भी चाहिए, क्योंकि सारे लोग हाँ नहीं बोलेंगे, सारे लोग आपके साथ जुड़ नहीं जाएंगे, कुछ लोग आपकी जरूर उपेक्षा करेंगे, कुछ लोग जरूर मना करेंगे। जो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं होगी तो आपके अंदर वो संघर्ष करने का मादा नहीं पैदा होगा, और संघर्ष करने का मादा नहीं पैदा होगा तो आप लीडर नहीं बनेंगे। तो वो प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम होती है जो हमारे द्वारा क्रिएट होती है। हमारे बिजनेस में मैंने कहा ना 2 तरह की प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो होती ही होती है और जिसको होना भी चाहिए, और दूसरी प्रॉब्लम वो होती है जो जिसको हम क्रिएट करते हैं। अब आप कहेंगे हम कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? हम इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि जब हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते तब हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे हमने किसी को स्पॉन्सर किया और स्पॉन्सर करके उसको छोड़ दिया, अब हम ना उसकी लिस्ट बनवा रहे हैं, ना उसकी होम मीटिंग करवा रहे हैं, उसको आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक आदमी को मरने के लिए छोड़ रहे हैं, हम एक आदमी को मरने के लिए छोड़ रहे हैं, वो आदमी बाद में निगेटिव होगा। और उसमें क्या होता है कि जब ये मैंने अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं ली तो इसका एक मतलब और होता है कि अगर हमारा अपलाइन, हमारा ऊपर वाला एक्टिव होगा तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जैसे मैं बोर्ड पे आता हूं, जैसे सपोज करिए कि ये मिस्टर ए है, इन्होंने मिस्टर बी को स्पॉन्सर किया,
बी ने सी को स्पॉन्सर किया और सी ने डी को स्पॉन्सर किया। अब ये जो डी है, ये बंदा एक्टिव है, ये काफी एक्टिव बंदा है, ये काफी काम करना चाहता है, इसके सपने हैं, ये मेहनत करना चाहता है। लेकिन जो सी है और जो बी है ये उतने एक्टिव नहीं है। जब ये उतने एक्टिव नहीं है तो जाहिर बात है ये डी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब जब ये डी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो जो डी है ये तो काम करना चाहता है ना, तो ये ऊपर जाएगा अपने एक्टिव, जिसको कहते हैं एक्टिव अप्लाई, एक के पास जाएगा, सर मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मेरी होम मीटिंग चाहिए, मुझे मेरा प्लान चाहिए, मुझे सारी चीजें चाहिए मुझे। अब ए बेचारा क्या करेगा, अपनी जिम्मेदारी तो ले ही रहा है, बी की भी जिम्मेदारी ले रहा है, सी की भी ले रहा है, डी की भी ले रहा है। इस तरीके से एक आदमी के ऊपर जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो सिस्टम में करप्शन आ जाता है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये हमारे समाज में भी है। आज हमारे समाज में जितनी बुराइयां हैं उसका कारण सिर्फ यही है कि कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी किसी एक के ऊपर बढ़ जा रही है। हमारे देश में भी यही प्रॉब्लम है, हमारे घर में भी यही प्रॉब्लम है। आप सोचिए कि आप अपने घर का एग्जांपल लीजिए कि अगर आपके घर में आपके घर के सारे मेंबर अपनी अपनी जिम्मेदारी ले, अपनी अपनी जिम्मेदारी ले, अपने काम की अपने खुद की जिम्मेदारी ले, तो घर कितना अच्छा बन जाए। लेकिन कोई एक मेंबर होगा, कोई एक दो मेंबर होंगे, दो चार मेंबर होंगे जो लापरवाह होंगे। अब उनका काम किसी अन्य के ऊपर जाता होगा। अब जिसके ऊपर अपने साथ साथ लोगों का भी काम आएगा, जाहिर बात है वो इरिटेट होगा, वो चिड़चिड़ा होगा, वो रोएगा, गाएगा, चिल्लाएगा, फिर पूरा सिस्टम करप्ट होगा। मोदी के यार इतना आसान सिस्टम तो दुनिया में कोई है ही नहीं, इससे आसान बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। अगर ए अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, बी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, सी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, डी अपनी जिम्मेदारी, तो कुछ करने के लिए बचता कहां है, कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है। अगर एक व्यक्ति जैसे ए का फर्ज क्या है कि अपने नीचे बी का और सी का जिम्मेदारी ले, बस बी सी का और डी का लेगा, सी डी और ई का लेगा। हर व्यक्ति अगर अपने नीचे अपने अपने बेटे का और अपने बेटे के बेटे का यानी अपने नाती पोते का बस इतनी जिम्मेदारी ले, तो किसी के पास करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं और सिस्टम इतना स्मूथली रन करेगा कि आप जो चाहेंगे उसको बहुत कम समय में हासिल कर लेंगे। लेकिन दिक्कत तब होती है जब कुछ लोग जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। अब कुछ लोगों के भाग जाने से क्या होता है, बाकी लोगों पर बोझ बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है, फिर सिस्टम में बुराइयां, दिक्कतें, फेलियर्स, ये सब सारी चीजें होने लगती हैं। और ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी होती है। दोस्तों जिम्मेदारी जो मैं बात कर रहा था कि जिम्मेदारी दी जाती है और जिम्मेदारी ली जाती है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं आगे बढ़ के तो वो जिम्मेदारी शक्ति बनती है आपके लिए, और जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है तब वो आपके लिए बोझ बनती है। अगर आप एक जिम्मेदार का जीवन जीते हैं, अब जिम्मेदार होता कौन है, कैसे, मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि जिम्मेदार किसको कहते हैं। एक बार अकबर, बीरबल और अकबर की बेगम एक जगह पे बैठे हुए थे। आपने भी सुना होगा हो सकता है ये कहानी। तो अकबर की बेगम ने अकबर से कहा कि आपने बीरबल को जहां पे रखा है वहां पे मेरे भाई को रखिए। अकबर ने कहा ये नहीं हो सकता, तुम्हारा भाई इतना तेज नहीं है, इतना चालाक नहीं है, उतना बुद्धिमान नहीं जितना बीरबल है। बीरबल जैसे मेरे काम करता है वैसे तुम्हारा भाई नहीं कर सकता। तो उनकी बेगम ने कहा क्यों नहीं कर सकता। खुसरो नाम था उसके भाई का। आप खुसरो को बुला के एक काम देखो तो देखिए। अब देखिए जिम्मेदार आदमी और गैर जिम्मेदार आदमी में यही अंतर होता है। अब इसको आप अपने पर लेंगे, अपने टीम पे लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जिम्मेदार किसको कहते हैं, गैर जिम्मेदार किसको कहते हैं। अकबर ने खुसरो को बुलवाया, बाहर कहीं शोर हो रहा था, आवाज आ रही थी। खुसरो को बुलाया, बोला जाओ पता करो ये आवाज कहां से आ रही है। खुसरो गया तो कहीं बारात जा रही थी, बैंड बाजे बज रहे थे, उसकी आवाज आ रही थी। तो वो आया, बोला कि बारात जा रही है। बोला बारात किसकी है, बारात और कहां जा रही है। तो बोला ये तो मैंने पूछा ही नहीं। वो फिर दोबारा वापस गया, फिर ये पूछ के आया कि किसकी बारात है, कहां से आ रही है। फिर आके बताया कि फला गांव से आ रही, फला की बारात है। बोला कहां जा रही है और किसके यहां जा रही है। बोला ये तो मैंने पूछा ही नहीं। बोला फिर जाओ, तीसरी बार फिर भेजा। यही काम जब दोबारा बीरबल को बुला के दिया गया तो बीरबल एक ही बार में वो पूरा डिटेल लेके आ गया कि बारात कहां से आ रही है, कहां जा रही है, किसके यहां लगनी है, कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है। ये होता है जिम्मेदार आदमी और गैर जिम्मेदार आदमी। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अक्सर वो ये कहते हैं कि बुद्धि 4 प्रकार की होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार मैंने भी सुना और मुझे बड़ा अच्छा लगा और आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि आप भी पहली बार सुनेंगे। बुद्धि 4 प्रकार की होती है। पहली बुद्धि
उसको बोलते हैं कंबल बुद्धि। कंबल बुद्धि का मतलब क्या होता है? कंबल बुद्धि का मतलब ये होता है जैसे कंबल में से आप सुई डालिए और इस पार से इस पार निकाल दीजिए, तो कंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो छेद आपको दिखेगा नहीं। यानी एक कंबल मतलब मोटी बुद्धि। ऐसा आदमी कि इसको कुछ भी कहिए कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ता। कंबल में आप सुई नहीं सूजा भी डाल के निकाल दीजिए तो भी कंबल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको कहते हैं मोटी बुद्धि। ये पहला प्रकार बुद्धि का, कुछ भी समझा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बुद्धि कागज बुद्धि। कागज बुद्धि वाले क्या है, आप सुई डालेंगे कागज के इस तरफ से और उस तरफ से निकाल लेंगे तो कागज में छोटा सा छेद हो जाएगा, और जितना सुई का मतलब क्या बोलते हैं उसको, व्यास होगा, उसका परिधि होगी, उतना ही बड़ा छेद भी बनेगा। जितने सुई का मोटाई होगी उतना ही मोटा छेद बनेगा। इसका मतलब है कि दूसरा टाइप का आदमी उसको जितना समझाओ उतना ही करता है। अभी जिम्मेदार आदमी नहीं आया। अभी जिम्मेदार आदमी कौन होगा ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। तो जितना समझाओ उतना ही समझता है, इसको बोलते हैं कागज बुद्धि। तीसरा जो होता है, तीसरी जो बुद्धि होती है उसको बोलते हैं बांस बुद्धि। बांस बुद्धि क्या है? बांस बुद्धि का मतलब बांस को जब आप फाड़ने के लिए उसमें एक जगह आप छेनी या कील या कुछ भी ठोकते हैं तो जहां आप ठोकते हैं उसी के सीध में वो और ज्यादा फट जाता है। इसका मतलब कि वो आदमी जिसको आप एक बात बताते हैं तो उसी सीध में दो चार बातें और जान लेता है, अनुमान लगा लेता है, थोड़ा और आगे तक बढ़ जाता है। ये अब यहाँ पे धीरे धीरे एक जिम्मेदार आदमी आ रहा है। अब इसको कहेंगे कि थोड़ा जिम्मेदार आदमी है। बांस में एक कील मारिए तो जहां आप मारेंगे उससे थोड़ा सा और आगे तक वो फटेगा। इसका मतलब किसी को थोड़ा सा सिखाएंगे तो उसमें जितना सिखाएंगे वो तो सीखेगा, थोड़ा और आगे तक सीखेगा, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएगा। और चौथी और सबसे अच्छी बुद्धि होती है लहर बुद्धि। लहर बुद्धि का मतलब वो होता है कि जब आप पानी में कंकड़ फेंकते हैं तो एक कंकड़ एक जगह गिरता है लेकिन वो कई लहर पैदा करता है और वो पानी के चारों तरफ फैल जाता है। वो लहर जितना बड़ा पानी होगा, जितना बड़ा तालाब होगा, उतना दूर तक वो लहर जाएगी। कहने का मतलब ऐसा आदमी उसको एक बात बताइए, उसको एक चीज सिखाइए तो वो चारों तरफ अपना दिमाग लगाता है, चारों तरफ अपना दिमाग दौड़ाता है और हर चीज को जानने और समझने की कोशिश करता है। ये होता है जिम्मेदार आदमी। ये जो होता है ये जिम्मेदार आदमी होता है। हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? हनुमान जी एक जिम्मेदार आदमी थे। आज मैं आपको बता रहा हूं, कहानी बता रहा हूं। हनुमान जी भगवान नहीं थे, वो भक्त थे, लेकिन उन्होंने भक्ति इतने बड़े मन से की, इतनी जिम्मेदारी से की, जो भी काम उनको दिया गया उसको इतनी पूरी श्रद्धा और पूरी जिम्मेदारी से निभाया कि वो खुद भक्त से बढ़ के भगवान की श्रेणी में पहुंच गए। सीता जी के हरण के बाद जब सुग्रीव मृत्युता हुई और सुग्रीव ने 4 भाग में बांट के अपनी बानर सेना को भेज दिया कि जाओ सीता का पता लगाओ। हनुमान जी भी एक टुकड़ी में थे, उसमें अंगद और जामोन जी भी थे और उनको भेजा गया कि जाइए सीता का पता लगाइए। आए, समुद्र के किनारे बैठे और पता लगा कैसे कैसे कि सीता जी उस पार है, लंका में है। और हनुमान जी जामुन जी ने उन्हें उनके बल की याद दिलाई और उनको लगा कि नहीं मैं कर सकता हूं, और उन्होंने वो समुद्र लांघ के उस पार गए। तो उनको काम जो मिला था वो सिर्फ इतना मिला था कि सीता जी कहाँ है, किस कंडीशन में है, ये पता लगाना और वो सूचना वापस आके भगवान राम को देना, यही काम मिला था उनको। अभी देखिए जिम्मेदार आदमी क्या क्या काम करता है। अब आप अपने पर लीजिए कि जब आपको कोई काम दिया, जब आपका अपलाइन आपको कोई काम देता है तो आप कितना काम करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जिम्मेदारी क्या होती है और जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है और जिम्मेदार आदमी कौन होता है। तो हनुमान जी को जब ये कहा गया कि आप जाइए और पता करिए सीता जी कहाँ है, किस कंडीशन में है, तो लंका पहुंचे। पूरी लंका पहले तो घूम ली, पहला एक्स्ट्रा काम किया जो उनको नहीं बताया गया था। पूरी लंका घूम ली, वो खोजने के बहाने घूम ली, लेकिन घूम लिया, देख लिया पूरा लंका कहाँ है। फिर घूम घाम के विभीषण के यहाँ गए, विभीषण से पता लगाया, अशोक वाटिका में गए और सीता जी को देखा। वहां रावण आया, रावण सीता जी को तमाम तरह से धमकाया उमकाया, बहुत सारी चीजें किया। जब रावण गया तो हनुमान जी छोटा सा बंदर का रूप पेड़ से कूदे, सीता जी के सामने पहुंचे, अंगूठी पहले अंगूठी गिराई, फिर सीता जी के सामने पहुंचे और उसके बाद तमाम तरह से उनको विश्वास दिलाया कि मैं भगवान राम का दूत हूं और आपका पता करने आया हूं। और उसके बाद जब सीता जी को यह विश्वास हो गया कि नहीं हमारे पति परमेश्वर के तरफ से, भगवान राम के तरफ से दूत आया है, तो उनको थोड़ा धीरज हुआ। तो हनुमान जी ने उनको और धीरज बढ़ाया। और तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहिं रघुबीरा। हे माता कुछ दिन और धीर धरो, कुछ दिन और धैर्य रखो, कपिन सहित बानरों की सेना के साथ भगवान आएंगे और रावण को मार के आपको ले जाएंगे। तो सीता जी ने कहा कि हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना, कि वो जो बानर सेना तुम बता रहे हो उसमें सब तुम्हारे ही जैसे लोग हैं ना। मतलब हनुमान जी छोटे रूप में थे, उस समय छोटे बंदर के रूप में थे,
तो सीता जी ने कहा कि है सुध कभी सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। यहाँ पे जो राक्षस है जातु धान यानी राक्षस, वो तो बहुत बलवान है, तुम्हारे जैसे लोग इनका क्या बिगाड़ लेंगे, कैसे तुम्हारे जैसे लोगों की सेना के साथ ये कैसे जीतेंगे रावण को। मोरे हृदय परम संदेहा, सीता जी ने कहा कि मेरे हृदय में संदेह है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारे जैसे लोग रावण को जीत पाएंगे। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। इतना सुनने के बाद हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। दिखाया अपना विशाल रूप सीता जी को कि मैं तो दरअसल जानबूझ के छोटा बनाऊं, मैं बहुत बहुत विशाल। सीता मन भरोस तब भयऊ, तब सीता जी के मन में भरोस हुआ, विश्वास आया कि नहीं हो सही है, ये सही है, कुछ हो सकता है। और अति लघु रूप, तब उसके बाद फिर उन्होंने छोटा रूप ले लिया। अब सीता का पता तो उन्होंने लगा लिया, अब जिम्मेदार आदमी का काम देखिए, जिम्मेदार आदमी का काम देखिए। उन्होंने सीता का पता तो लगा लिया, लेकिन अब उनके मन में आया कि अब लगे हाथ रावण का भी पता करते चलो, क्योंकि जब आना है वापस और इससे लड़ाई करनी है तो थोड़ा इसके बल की था भी ले लेते हैं और थोड़ा अपना विजिटिंग कार्ड भी इसको देते हुए चलते हैं कि मैं भी क्या हूं और हमारे भगवान क्या है, इसका भी एक नमूना दिखाते चलो। अब अगर एक जिम्मेदार आदमी नहीं होते तो सीधा सीता जी का पता लगाने के बाद वो वापस निकल लिए होते, लेकिन नहीं, ये जिम्मेदारी होती है, ये लहर बुद्धि थी कि एक काम दिया गया और चारों तरफ फैल के पूरी लंका देखी, सीता जी का पता किया। अब रावण के बल की था लगाने के लिए उसकी अशोक वाटिका उतार दी, उसके लड़के को मार दिया, बांधे गए, दरबार में गए, समझाया, बताया और ये बोला कि अगर हमारे ईश्वर ने, हमारे भगवान ने, हमारे स्वामी ने आज्ञा दी होती तो मैं तुम्हें खुद ही यही मार डालता और ले जाता माता को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं। उसके बाद पूरी लंका जलाई, तमाम कहानियां हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जिम्मेदार आदमी को एक काम बताओ वो 10 काम करता है, और गैर जिम्मेदार आदमी को वो बताओ वो नहीं करता। तो हमें जिम्मेदार बनना है। ये जो बिजनेस है ये जिम्मेदार बनने का, स्वतंत्रता का अर्थ होता है जिम्मेदारी। हम स्वतंत्रता पाने के लिए आए इस बिजनेस में ना, फ्रीडम पाने के लिए आए हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। स्वतंत्रता का अर्थ ही होता है जिम्मेदारी। हमारा देश आजाद हुआ तो जब अंग्रेज, उसके पहले अंग्रेज यहां शासन करते थे, तो हमारे देश से कुछ लीडर खड़े हुए जिम्मेदारी उठाने के लिए, अपने संविधान को बनाने के लिए, अपने देश में शासन चलाने के लिए, पूरी व्यवस्था बनाने के लिए। जो अलग अलग रियासतें थी उनको एकजुट करने के लिए, पूरे भारत को एक करने, अगर वो लीडर खड़े नहीं होते और अंग्रेज देश को छोड़ के चले जाते और कोई इस देश की जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई शासन की जिम्मेदारी नहीं लेता, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं लेता, तो क्या होता? भारत फिर उसी तरीके से टुकड़ों में बढ़ जाता, लोग आपस में लड़ते और फिर कोई आके हमें गुलाम बना जाता। तो अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। कोई ना कोई हमारे ऊपर आके कब्जा कर लेगा, हमारे माइंड के ऊपर, हमारे लाइफ के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर, और हमसे अपनी गुलामी करवाएगा। अगर आप चाहते हैं गुलामी नहीं करना, आप चाहते हैं तो स्वतंत्र जीवन जीना, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, तो जिम्मेदारी लीजिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, नई दुनिया की छोड़िए। हमारे बिजनेस में जो इनिशियल स्टेज में कुछ लोग जो भाग खड़े होते हैं, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि ये जिम्मेदारी लेने का बिजनेस है। यहाँ इतने मजबूत कंधे चाहिए ना, अपनी जिम्मेदारी, अपने सपनों की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने टीम की जिम्मेदारी। जो नहीं लेगा वो भाग खड़ा होगा, वो सफल नहीं हो सकता। यह इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, इतना आसान नहीं है। जो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है वो सफल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का मतलब होता है लीडरशिप, और लीडरशिप का मतलब होता है जिम्मेदारी। फॉलोअर जिम्मेदारी नहीं लेते, लीडर जिम्मेदारी लेता है। सफलता या असफलता की जिम्मेदारी जो लीडर होता है वो लेता है, और जो लीडर नहीं बने, जो जिम्मेदारी नहीं लेगा वो लीडर नहीं बनेगा, जो लीडर नहीं बनेगा वो सफल नहीं होगा। तो सफल होना है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हम कह रहे दुनिया की छोड़ो, अपनी जिम्मेदारी लीजिए। एक कहावत है ना कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, जग सुधरेगा। बस हम अपनी जिम्मेदारी लें, बस हम ठीक रहेंगे, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मत लीजिए अपने किसी टीम की या किसी डाउनलाइन की, किसी अपलाइन की। अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। एक कंसल्टेंट का, एक जिम्मेदार कंसल्टेंट का जो फर्ज होता है वो मैं पूरा करूंगा। एक नागरिक का, एक जिम्मेदार नागरिक का जो फर्ज होता है वो मैं पूरा करूंगा। बस अपनी जिम्मेदारी लीजिए, केवल अपनी जिम्मेदारी लीजिए। उसके बाद देखिए कैसे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। एक बार
एक बार की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर को इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 साल पूरे हो चुके थे और धीरे धीरे उन्होंने क्रिकेट का दर्जा पा लिया था। तो उनका एक इंटरव्यू छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में। इंटरव्यू, भाई टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा ब्रांड है, बड़ा अखबार है, इंटरव्यूअर भी बड़ा था। तो वो इंटरव्यू ले रहा था सचिन का। जो कॉमन सवाल होता है, पहले उसने पहला सवाल पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, आप क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, आपकी सक्सेस का राज क्या है। तो सचिन ने कहा कि पिछले 20 सालों से, और 4 साल डोमेस्टिक क्रिकेट भी जोड़ लीजिए, तो पिछले 24 सालों से एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के 6 बजे नेट पर नहीं पहुंचा हूं और पहली बॉल को फेस नहीं किया। 24 सालों में एक दिन भी नहीं गया है। यानी हर दिन 24 साल में प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठना, नेट पे जाना, प्रैक्टिस करना और पहली बॉल फेस करना। तो इंटरव्यूअर थोड़ा चालाक था, उसने कहा कि क्या तब भी जब आप कोई मैच खेल रहे होते हैं और आप उसी दिन सॉरी, क्या तब भी जब आप कोई मैच खेले हो उसी दिन और उसी दिन आपने सेंचुरी या डबल सेंचुरी मारी हो, उसके बाद भी आप अगले दिन जाते हैं फिर प्रैक्टिस के लिए? बोले हाँ, अगर मैंने आज डबल सेंचुरी पूरा की है शाम को, तो अगली सुबह फिर मैं नेट पे जाता हूं, प्रैक्टिस करने के लिए जाता हूं। तो इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि क्या आपका मन नहीं करता कि आज आपने डबल सेंचुरी मारी है तो कल की सुर्खियों, कल जो अखबार निकलेंगे सुबह, जो हेडलाइंस आएंगी, जो न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज बनेगा, वो आपके बारे में पूरा अखबारों में और न्यूज में पटा रहेगा कि सचिन की डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी। तो क्या उसको जानने, उसको पढ़ने का मन नहीं करता? तो सचिन ने कहा कि सबसे पहले मैं 6 बजे उठता हूं, नेट पे जाता हूं, 500 बॉल फेस करता हूं, 500 बॉल खेल लेता हूं, तब मैं आता हूं, तब मैं मीडिया खोलता हूं, तब मैं मीडिया देखता हूं। और अगर टाइम है तो नहीं, टाइम है तो फिर अगर खेलने जाना है, मैदान में अगले दिन उतरना है, तो फिर मैं अपना काम करता हूं। मतलब मुझे, सचिन को यह जानने की उत्सुकता कभी नहीं रही कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो गैर जिम्मेदार आदमी होता है वो ज्यादातर टाइम यही सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना, लोगों को जो सोचना है सोचने दो। सचिन ने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि लोग उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, खराब बोलते हैं, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी हुई है, ये लिखा है, वो लिखा है, कोई भी चीज ऐसा कुछ भी उसने ये जानने को, हाँ जानता था जब कभी खाली, उसने स्पष्ट बोला कि जब कभी खाली रहता था, मैच नहीं होता था, तो उस दिन की प्रैक्टिस करने के बाद मैं मीडिया को देखता था, और नहीं अगर मैच तो फिर मैच देखता था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसने अपने सफलता की जिम्मेदारी ली थी कि मैं आज अच्छा उसने इंटरव्यूअर ने फिर उससे पूछा, उसने बताया, सचिन ने बताया ये बात कि अगर आज मैं डबल सेंचुरी मार लिया, ट्रिपल सेंचुरी मार लिया और अगले दिन प्रैक्टिस में नहीं गया, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मेरा बेस्ट आ गया है, अब कुछ बेस्ट आना बाकी नहीं है। जबकि मैं ऐसा नहीं मानता, मैं मानता हूं कि बेस्ट इज येट टू कम। जो बेस्ट है वो आना बाकी है, और जो आना बाकी है उसके लिए मैं प्रैक्टिस करता हूं, उसके लिए मैं रोज नेट पे जाता हूं। इसको कहते हैं जिम्मेदारी, इसको कहते हैं अपनी जिम्मेदारी, अपनी सफलता के लिए जिम्मेदारी, अपने फर्ज की जिम्मेदारी, हमें जो करना है वो काम की जिम्मेदारी। इसीलिए इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा वो सेलिब्रिटी होने के बाद अहंकार छुआ तक नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी सफलता की जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम अपनी सफलता की जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? अगर हम अपनी सफलता की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो हम खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। और किसी ने कहा है कि दुनिया को धोखा देना बस 2 लोगों को मत देना, दुनिया को धोखा देना बस 2 लोगों को मत देना, खुद को मत देना और खुदा को मत देना। खुद को कभी धोखा मत देना और खुदा को कभी धोखा मत देना। दोस्त, जब आप जिम्मेदारी वाला जीवन जीते हैं ना, तो आपका एक ही जीवन 100 जन्मों के बराबर हो जाता है। हनुमान जी अमर हो गए ना,
लोग कहते हैं कि आज भी वो अमर हैं, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन वो अपने कामों से अमर हो गए, अपने नाम से अमर हो गए, अपने काम और अपने नाम से अमर हो गए। है या नहीं दुनिया में, ये बात दूसरी बात है। तो अगर जिम्मेदारी से जिए तो एक जन्म 100 जन्म के बराबर है, और अगर गैर जिम्मेदारी से जिए तो 100 जन्म लेना भी बेकार है। वो 100 जन्म भी किसी एक काम का नहीं। भगत सिंह का नाम एक ही जीवन में अमर हो गया, सुभाष चंद्र बोस का नाम एक ही जीवन में अमर हो गया। ऐसे जिए कि एक ही जीवन 100 जन्म के बराबर हो जाए, और ये काम जिम्मेदारी लेने के बाद ही होगा। बिना, अच्छा मेरी ये समझ में नहीं आता कि लोग जिम्मेदारी लेते क्यों नहीं। वजह क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है, कारण क्या है। जहां तक मैं समझता हूं कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता है, छोटे छोटे कारण होते हैं। आलस्य, जिम्मेदारी न लेने का जो सबसे पहला कारण होता है वो आलस्य होता है। अब इसके ऊपर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं, कभी कभी आपके मन में भी ऐसा आता होगा। जो जिम्मेदार आदमी होता है ना, वो अपने मन से नहीं चलता, वो अपने लक्ष्य से चलता है। अगर उसका लक्ष्य है कि आज मुझे एक प्लान दिखाना है, पर डे मुझे एक प्लान दिखाना है, तो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बीमार हो, बुखार आए, प्रॉब्लम हो, ये हो, वो अपने लक्ष्य के हिसाब से चलता है। और जो गैर जिम्मेदार आदमी होता है वो मन के हिसाब से चलता है। लक्ष्य तो बनाया है, टाइम भी ले लिया है, सुनने वाला तैयार भी है, मन नहीं कर रहा है, आज बारिश हो रही है, आज मन ऐसा लग रहा है, अच्छा चलो जाने दो, कल करेंगे, देखा जाएगा, छोड़ो क्या रोज तो यही करना, कल ना कर लेंगे। ये है, ये गैर जिम्मेदार और एक जिम्मेदार आदमी की यही भावना है। जो जिम्मेदार आदमी होता है वो लक्ष्य के हिसाब से चलता है, जो गैर जिम्मेदार आदमी तो मन के हिसाब से चलता है। जो जिम्मेदार आदमी होता है वो सपनों के हिसाब से, मतलब उसको, उसका फोकस मंजिल पर होता है, रास्ते पर नहीं होता है। रास्ते में कितनी भी दिक्कतें हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो गैर जिम्मेदार होता है उसका फोकस रास्तों पर होता है, मंजिल पर नहीं होता है, वो रास्तों की दिक्कतों में ही उलझ जाता है। अपने आप को परखने की जरूरत है, बस एक एक बात अपने ऊपर लागू करते चलिए कि रास्तों में फंस जाते हैं या फिर मंजिल पर फोकस है, मन के अनुसार चलते हैं या लक्ष्य के अनुसार चलते हैं। अपने आप अंतर दिखाई देगा कि गैर जिम्मेदार और जिम्मेदार कौन है। जैसा मैंने अभी कुछ देर कहा ना कि आसान नहीं है जिम्मेदारी लेना, लोग भाग खड़े होते हैं, या इसका नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग भाग खड़े होते हैं। दोस्तों एक बार एक राजा था, और उस राजा को चित्र बड़ा पसंद था, तो उसने, उसके मन में आया कि एक बोलते हुए मुर्गे का एक चित्र मुझे चाहिए, एक चित्र मुझे चाहिए जिसमें एक मुर्गा बना हो, और मुर्गा ऐसा बनाओ जैसे लगे कि अब बोल देगा, वो बोलने के पोज में हो और लगे कि बस ये बोलने ही वाला है, अब बोल देगा, ऐसा ऐसा चित्र चाहिए मुझे। और उसने अपने राज्य में ये मुनादी करवा दी कि बोलते हुए मुर्गे का चित्र बना के लाओ, जितने भी चित्रकार है, जो सबसे अच्छा चित्र होगा उसको इनाम दिया जाएगा। तमाम चित्रकार जो उस राज्य में थे सबने अपने अपने चित्र बनाए बोलते हुए मुर्गे के, और राजा के पास आए। 2-4-10 दिनों में तमाम चित्रों का ढेर लगा पड़ा था राजा के सामने। राजा ने सारे चित्र देखे, एक भी चित्र राजा को पसंद नहीं आया, मतलब ना मजा नहीं आ रहा, मतलब वो नहीं लग रहा, जिंदा नहीं लग रहा है, मुझे एकदम जिंदा चाहिए, मुझे लगे कि नहीं एकदम ये बोलने ही वाला है। कोई चित्र राजा को एक भी चित्र पसंद नहीं आया। लोगों ने फिर कोशिशें की, फिर वो गए और अच्छा चित्र बना के लाए, फिर दिखा, फिर भी राजा को पसंद नहीं आया। राजा बोला कि मजा नहीं आया यार, एकदम जो मैं चाहता हूं जैसा वैसा नहीं है। तो उसी राज्य में एक बहुत बूढ़ा चित्रकार रहता था, जिसने चित्रकारी छोड़ दी थी, वो बूढ़ा हो गया था। किसी ने कहा राजा से कि वो चित्रकार बहुत बूढ़ा है, बहुत पुराना, बहुत अनुभवी, बहुत अच्छा चित्रकार है, वो अच्छा बना सकता है। राजा ने उसको बुलवाया। उसने कहा महाराज मैंने तो काम छोड़ दिया, अब तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, अब तो मैं भगवान भजन कर रहा हूं, तो मैं इन चीजों से ऊपर अल्लाह हट गया हूं मैं। राजा ने कहा कि नहीं एक मेरे लिए बना दो। तो उसने कहा कि ठीक है बना तो दूंगा, लेकिन मुझे 2 साल का समय चाहिए। 2 साल पहले मुझसे कोई टोकेगा नहीं, 2 साल पहले मुझसे कोई नहीं टोकेगा, 2 साल बाद मैं वो चित्र बना के लाऊंगा। राजा ने कहा यार एक चित्र बनाने के लिए 2 साल? उसने कहा हाँ। अब बोला एक चीज और चाहिए मुझे, 2 साल का समय चाहिए और ढेर सारे मुर्गे चाहिए।
और एक सुनसान जगह है, जंगल ही मान लो, वो जंगल चाहिए मुझे। तो राजा ने कहा विचित्र आदमी है, मतलब करोगे क्या? उसने कहा बस अब जो आप चाहते हैं अगर वो चाहिए तो मैं जो चाहता हूं वो मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा चलो ठीक है, उसको ढेर सारे मुर्गे दे दिए, सुनसान बगीचा, एक सुनसान जंगल टाइप का बहुत बड़ा एरिया उसको दे दिया गया, और 2 साल तक, मतलब 2 साल तक छोड़ दो मुझे। उस आदमी ने क्या किया कि मुर्गों के साथ रहना शुरू किया, मुर्गों के साथ सोना, मुर्गों के साथ खाना, मुर्गों के साथ पढ़ना, मुर्गों के साथ जीना, मुर्गों के साथ उठना, मुर्गों के साथ बैठना। मतलब वो रात दिन मुर्गों के साथ रहने में वो मुर्गा बनने की कोशिश कर रहा था। आप सोचिए, आप फिल्में देखते होंगे, फिल्मों में किसी कलाकार को एक रोल दिया जाता है, मान लो किसी को किसी का रोल दिया जा रहा है, किसी साधु का रोल दिया जा रहा है, या किसी कोई ऐतिहासिक कैरेक्टर है पृथ्वीराज चौहान का, इस तरीके से राणा प्रताप का, लक्ष्मीबाई का, इस तरीके का कैरेक्टर को, एक्टर को या एक्ट्रेस को मतलब रोल करना है, तो क्या करते हैं वो कुछ दिन तक वो जीवन को जीते हैं। आपने देखा होगा कि आमिर खान की जो पिक्चर आई थी 3 इडियट, उसके लिए आमिर खान ने अपने पूरे बॉडी को ऐसे मतलब एक स्लिम सेट में ढाल लिया था कि वो स्टूडेंट के जैसा दिखे। जबकि उसके ठीक पहले उसकी एक और फिल्म आई थी जिसमें वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें वो भूल जाता है, गजनी। गजनी। गजनी, गजनी बिल्कुल, जिसमें वो भूल जाता है। तो वो गजनी बनने के लिए उसको वो चाहिए था, 6 पैक चाहिए था वो बॉडी में। तो उसके लिए उसने 6 महीने 8 महीने तक पूरा मतलब एक्सरसाइज करना, वो जिम में जाना, यानी जो उसका डाइट चार्ट था वो उसको फॉलो करना। वो रोल एक फिल्म बनाने के लिए एक कलाकार उस कैरेक्टर में डूब के 6 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल तक उसी रोल को जीता है, तब जाके उसमें एक्टिंग करता है। उससे सिर्फ एक फिल्म बनती है। किसी एक फिल्म के लिए एक कलाकार इतनी मेहनत करता है, हमें पूरी जिंदगी बना देनी है, पूरी जिंदगी बना देनी है हमें नहीं डूब जाना चाहिए इसमें। एक लाइन जो मैं मिस्टेक कर गया कि उस इंटरव्यूअर ने सचिन से यह भी पूछा था कि आपके सक्सेस का राज क्या है, तो सचिन ने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता ही नहीं हूं, मैं क्रिकेट जीता हूं, मैं क्रिकेट ओढ़ता हूं, मैं क्रिकेट पहनता हूं, क्रिकेट खाता हूं, क्रिकेट पीता हूं, क्रिकेट सोता हूं, क्रिकेट रहता हूं, क्रिकेट ही मेरा सब कुछ है। मैं दुनिया में कहीं रहूं, किसी भी काम में रहूं, कुछ भी करता रहूं, 24 घंटा क्रिकेट मेरे दिमाग में चलता है। तो डूबना पड़ेगा अगर एक सफल आदमी बनना है, एक लीडर बनना है, आइडियल बनना है, प्रूफ करना है, दुनिया पीढ़ियों तक अपने नाम को अमर कर देना है, विरासत छोड़ के जानी है, टाइम फ्रीडम, ये वो जो भी सपने हैं वो पाना है, डूब जाना पड़ेगा, डूब जाना पड़ेगा, डूब के वो सफल आदमी का रोल करना पड़ेगा। तो वो आदमी जो मुर्गे का चित्र बनाने के लिए गया था, वो मुर्गों के साथ रहने लगा, और रहते 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 2 साल में वो समझ लो कि पूरा मुर्गा ही बन गया। वो पूरा मुर्गा ही बन गया। जब 2 साल का समय हो गया वो तो भूल ही गया था, मुर्गे में खो गया था। तो राजा के लोग गए, राजा ने कहा 2 साल हो गया, पता करो कहाँ है। मुर्गों को लेके गया था, कहीं मर खप तो नहीं गया। तो राजा के लोग गए तो देखा वो उसी मुर्गों में पड़ा हुआ है, वही मुर्गे की तरह बोल रहा है, मुर्गों वाला खाना खा रहा है, मुर्गों में पड़ा हुआ है। तो राजा ने बोला कि राजा के लोगों ने सोचा कि ये तो पागल हो गया, अभी क्या चित्र बनाएगा। फिर भी राजा को पकड़ के उसको लेके जाना था, राजा के यहाँ पकड़ के ले गए। अब राजा उससे कुछ पूछता तो वो मुर्गे की तरह बोलता। राजा ने कहा ये सब नौटंकी छोड़ो, तुमने वादा किया था कि 2 साल में मैं चित्र बना के दूंगा, तो चित्र बना के दो मुझे। तो उसने कहा कि ठीक है, चित्र क्या बनाना, चित्र तो 2 मिनट में बन जाएगा, लाओ पेपर लाओ, पेंट लाओ, ब्रश लाओ, बना दूंगा। तुरंत पेपर और तुरंत पेंटिंग आई, 2 मिनट में उसने चित्र बनाया। और वो चित्र ऐसा था जिससे बिल्कुल एकदम मुर्गा बोलने वाला हो, एकदम जैसे लगा कि एकदम जिंदा मुर्गा, बस अब बोल देगा, बस ऐसा चित्र बना। राजा को पसंद, राजा ऐसा चित्र चाहता था, पसंद भी आया राजा को। उस आदमी कि चित्र बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन चित्र तो तब बनेगा जब अंदर से मुर्गा बोलेगा। मुर्गा बोलने का चित्र तब बनेगा जब अंदर से मुर्गा बोलेगा, और अंदर से मुर्गा तब बोलेगा जब मुर्गों के साथ रहोगे, मुर्गों का जीवन जियोगे। जीबीडी बनना है, बाहर से जीबीडी नहीं बोलेगा, अंदर से जीबीडी बोलेगा, तब जीबीडी बनोगे। और अंदर से जीबीडी तब बनोगे जब जीबीडी वाला लाइफ जियोगे, और जीबीडी वाला लाइफ तब जियोगे जब जीबीडी वाला जिम्मेदारी लोगे। मत भूलिए,
कि आपके पास आपके सपनों की जिम्मेदारी है। मत भूलिए कि आपके पास आपकी जिंदगी की, आपके जीवन की जिम्मेदारी है। मत भूलिए कि आपके पास आपके पीढ़ियों की, आपके बच्चों की जिम्मेदारी है। मत भूलिए कि आपके पास आपके समाज की जिम्मेदारी है। मत भूलिए कि आपके कंधों पर आपके देश की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों की जिम्मेदारी न लेने से कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरे दोस्त, ईश्वर ने, जैसा हमारे अपलाइन पांडे जी हमेशा कहते हैं कि ईश्वर ने हमको चुना है, हमको चुना है लोगों का जीवन बदलने के लिए, हमें चुना है जिम्मेदारी लेने के लिए। तो उसके निर्णय पर कोई सवाल मत खड़ा करो। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं उसके निर्णय पर सवाल? अगर वो आपको इस सिस्टम में ले आके डाल दिया, इसका मतलब है कि वो आपको जिम्मेदारी देना चाहता है। इसका मतलब वो आपको जिम्मेदार बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि वो आपको लीडर बनाना चाहता है। इसका मतलब वो आपको सफल बनाना चाहता है। तो मत भागिए, आप जिम्मेदारी लेने के लिए पैदा हुए हैं। आप इस सिस्टम में जिम्मेदारी उठाने के लिए आए हैं। आपके कंधों पर आपके, आपके परिवार के, आपके सपनों के, आपके परिवार के सपनों के, आपके समाज के, आपके देश के सपनों की जिम्मेदारी है। और आप इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, इसीलिए आप यहाँ पे आए हुए। जिस दिन ये जिम्मेदारी पूरा होनी शुरू हो जाएगी, आप उसको निभाना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। उस दिन आप जीबीडी की तरफ बढ़ने लगेंगे। उस दिन आप सफल बनेंगे। उस दिन आप लीडर बनेंगे। और जो भी आप बनना चाहते हैं, उस दिन से आपके बनने की शुरुआत हो जाएगी, जिस दिन से आप जिम्मेदारी उठाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी बातें हो सकती हैं। मेरे तरफ से आज बस इतना ही। जिन लोगों ने भी मुझे सुना, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा। बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आज तो आपने बिल्कुल जिम्मेदारी के तालाब में स्नान ही करवा दिया। ऐसा लगता है कि आज रात ही नहीं, अगले कई दिनों तक जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी, जैसे जिम्मेदारी का नशा सा चढ़ गया। आपकी बोली हुई हर एक बातों को हमने नोट किया और हमारी तरफ से सारे कंसल्टेंट ने, जैसा मैं शुरू में कह रहा था उस तरह से। सर एक दो लाइन, एक मिनट और लूंगा, इसके बाद में मैं मीटिंग को एंड करूंगा। आज आपने बहुत अच्छी बात ये बताई कि न्यू कंसल्टेंट इज इक्वल टू न्यू बेबी। बहुत अच्छी बात बताई और ये भी बताया कि जितना जुड़ने से पहले इंपॉर्टेंट होता है, उतना जुड़ने के बाद इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम जोड़ने में जितनी ताकत लगा देते हैं, उसके बाद की हम ताकत लगाते ही नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने बताई। और आज की एक अच्छी लाइनिंग जो सबको याद रहने वाली है, वही कि अगर भक्त अपनी जिम्मेदारी ले ले तो वो भगवान की कैटेगरी में जाके खड़ा हो जाता है। जैसे हनुमान जी जो थे वो एकमात्र भक्त थे, लेकिन जिम्मेदारी, यानी आज जिम्मेदारी को कितने बेहतर ढंग से आपने सचिन के उदाहरण से दिया। और बहुत बहुत बेहतरीन कि आज की वो हर चीज एकदम टैगलाइन बन गई सर। और मैं सच में कभी नहीं भूलूंगा कि खुद मैंने दो लोगों को कभी भी धोखा मत देना, एक खुद को और दूसरे खुदा को। और ये भी बताया कि जिम्मेदारी लेने से क्यों नहीं लोग मतलब डरते हैं, भागते हैं। एक आलस्य होता है और आलस्य ही सबसे बड़ा कारण है, अपने मन से चलता है। ऐसी बहुत सारी बातें सर बताई। मैं एक आपके स्टेमिना को, आपके स्पीकर होने को और आप जैसे अपलाइन होने पे, मैंने आप मेरे अपलाइन हैं और इस टीम को पूरे होल्ड कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू नाउ। अब मैं मीटिंग को एंड करने की गुजारिश करूंगा।